while doing the super profit method we saw that we require a NRR. ठीक है, what was NRR? पहले मैंने आपको बताया था कि after this doing the future maintainable profit I will tell you about the NRR. So it is a normal rate of return. अब normal rate of return का मतलब क्या हो गया? So it is known as, it is a rate at which the profit is been earned by a normal business under a normal circumstances. हम ये बोलते हैं ना कि हाँ मुझे इतना परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 10% ऑफ द प्रॉफिट आई विल बी अर्निंग. तो ये जो परसेंटेज है, ये जो रेट है, वो किसके ऊपर होगा? तो इट इज द प्रॉफिट विच इज बीन अर्न बाय अ नॉर्मल बिजनेस, दैट ऑल्सो अंडर द प्रॉपर एंड द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. So NRR means a rate of the profit on the, and it is always dependent on the capital employed. ठीक है, it is based on what? It is based on the capital employed, which is earned by the others in a similar type of the business. And usually NRR will be given in the problem, but it will be in the form of the percentage. So you can say that it is an average return, average return which is expected by the shareholders from his investment. कि हम हमारा इतना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम हमारा इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं कि फिर मुझे कितने का रिटर्न मिलेगा. So this is an average return which has been expected by a shareholder from his investment. अब ये हमें कैसे, हम ये परसेंटेज जो है वो भी कैसे डिसाइड होता है? हमें तो चलो क्वेश्चन में दिया गया होगा, हम डायरेक्टली ले लेते हैं, बट इन द नॉर्मल बिजनेस हाउ दिस इज डिसाइडेड? सो दिस इज डिसाइडेड टेकिंग इनटू द अकाउंट द रेट ऑफ द रिटर्न एंड द रिस्क इन्वॉल्व, कि इसके ऊपर आपको कितना रेट ऑफ द रिटर्न्स मिल रहा है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, और उसकी वो ही इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है. ओके, एंड just don't forget while doing this NRR, एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि there should be a normal course of the business and it should get operate in the normal circumstances. ठीक है, और सपोज अगर नहीं दिया और अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका फॉर्मूला से, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते? हाँ फाइंड आउट कर सकते, पर आपके पोर्शन में नहीं है. It's not there in your portion, but I'm just, for the understanding purpose, I'm just giving you the formula over here, NRR. This will be equals to most, आपको वो portion में नहीं NRR find out करने को, it will be given dividend per share. In the similar company, this will be divided with market value per share into 100. परसेंटेज फॉर्म में होगा, इसलिए आपको 100 से परसेंटेज में फाइंड आउट करना है ना. सो ऑलवेज मल्टीप्लाई, व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट इन द परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय 100 and this will be done division. Got it? How to find out NRR if it is not given? Just write it down, this formula. तो अब देखो, अब तो क्लियर हो गया कि वी नो दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मैंने आपको सिखा दिया. अब हम देखेंगे कि व्हाट दे मीन बाय अ नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, वी हैव सीन दिस फॉर्मूलाज इन द प्रीवियस क्लास, बट टुडे वी विल सी दैट कि कैसे इसका नॉर्मल प्रॉफिट भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. Now, what is a normal profit? It is a average profit which is earned by a similar concern in that industry. कि हम इतना तो से, फॉर एग्जाम्पल, पता है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वी हैव अ 4 दिस
पर्सन्स इन द मार्केट ए बी सी डी, और ए बी सी पहले से ही एस्टैब्लिश था और डी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हम दूसरे के कंपैरिजन में हम इतना तो आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि हाँ हम मतलब से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज, मतलब देयर आर 4 बिजनेस, better I share the screen and draw it up for your understanding. Say we have a 4 this businessman P, Q, R and S. अब P कितना अर्न कर लेता है? P अर्न कर लेता है 2 लाख, Q is earning 1.5 lakh, R is earning 1.75 and S जो अभी एस्टैब्लिश हुआ वो 1 लाख तो कमा ही लेता है। तो हमारा इसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया? देखो ये तो 1 लाख अभी नया बिजनेस एस्टैब्लिश करके कमा ले रहा है, ये 3 तो पहले से ही है, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1 लाख अभी भी कमा लेता है। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 लाख रुपीज इज योर नॉर्मल प्रॉफिट, बियॉन्ड विच आप इसके ऊपर जितना भी कमा रहे हो वो आपका क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट हो। So it is an average profit which is earned by a similar concern in that industry. Okay, you want me to write it down? Is the you can say in the industry. और अब ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आप कौन से बेसिस पर डिसाइड करोगे? कुछ तो इसका भी बेस होना चाहिए। सो इट इज डिसाइडेड on the basis of normal rate of return, that is NRR, and the average capital during the year. किसके ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसाइड होता है? इट इज डिसाइडेड ऑन द एनआरआर एंड द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें चलो ये तो पता, एनआरआर तो हमने अब भी देखा कि व्हाट इज एनआरआर। इसका एक बार फॉर्मूला भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड अपॉन दिस, द फॉर्मूला विल बी एनआरआर डिवाइड बाय 100, this will be multiplied by average now। हमारे पास एनआरआर तो आई टोल्ड यू इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो एनआरआर तो मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। तो अब हम ये देखेंगे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो ये पहले हम सी बिफोर गोइंग टू द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइंडिंग आउट ऑफ लाइक हाउ वी कैन फाइंड इट आउट द एवरेज, वी नीड टू नो ना, हमें मीनिंग तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से सुनो, capital employed means the present value of a tangible trading assets
minus the liabilities. Again I'm repeating, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू. यू वांट मी टू राइट इट डाउन? Capital, I'm just writing down CE for capital employed. Huh? Just remember that CE represents your capital employed. It means present minus the liabilities. तो ये क्या है? ये आपके शेयर होल्डर्स का फंड है जो बिजनेस में क्या हुआ है, जो बिजनेस में एम्प्लॉयड हुआ है, विच इज बीन एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस. सो आई विल से दैट इट इज shareholders fund employed in the business. बट ऑलवेज रिमेंबर, आप जब टेंजिबल ट्रेडिंग असेट्स लिखते हो तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग असेट्स को ही कंसीडर करना है. जो भी आपके नॉन ट्रेडिंग असेट्स है, मतलब जो बिजनेस के रिलेटेड असेट्स आपके नहीं है और आपने एक्वायर किया है, तो वो आपको नहीं लेना है. So what are non-trading assets? Non-trading assets are those assets which are acquired only because the firm has a surplus fund. Surplus है, इसके लिए हमने additional लेके रखे हैं non-trading assets को. तो इसके लिए हम जब capital employed लेते हैं, in the capital employed we only and only take the trading assets. अब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मुझे ये बताओ, इन्वेस्टमेंट हमारा कौन सा असेट हो जाएगा, ट्रेडिंग के नॉन ट्रेडिंग? दिस कैन बी आस्क्ड इन द दिस MCQ. इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेडिंग असेट्स और नॉन ट्रेडिंग असेट्स. अब इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब हमें कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस फंड हो. हम सेविंग्स भी कब करते हैं ना, जब हमारे खर्चे पूरे हो गए और हमारे कुछ पैसे बच गए हो. तो सेम वे दैट बचे हुए पैसे से ही तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. So normally the investments are your non-trading assets. ठीक है, समझ में आया? Now for this calculation of a capital employed, this we have a two methods here, asset side approach and we have a liability side approach. कितनी methods है? Two methods है, two approaches है. For if you want to calculate the capital employed, two approaches are there, asset side approach and the second one is a liability side approach. So I'm just writing it down over here. Calculate first one, asset side approach. Liability side approach. So how to calculate the capital employed through a asset side approach? So very first thing which you are going to take is all your tangible trading assets. What you are going to take? The first one will be tangible trading assets. तो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, बट इट शुड बी एट रिवाइज्ड वैल्यू. अब आप बोलोगे रिवाइज्ड वैल्यू मतलब क्या? जो भी वो मार्केट वैल्यू दी गई होगी, there will be a market value which will be given in the, एक तो बैलेंस शीट में होगा, उसके बाद they will be giving you the market value as well. तो आपको वो मार्केट वैल्यू लेना है यहाँ पर. So the tangible trading assets but at a revised value. Now here all the assets will be there, but I'm just writing it down in the bracket except गुडविल. अब तुम लोग बोलोगे मैम गुडविल भी तो असेट है, हम गुडविल क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज हम गुडविल तो फाइंड आउट करने वाले हैं.
So when you are finding out the goodwill, why you are going to take down the goodwill over here? So obviously, no, you are not going, because goodwill is तो हमें find करना है. So you are not going to, take goodwill. You are not going to take any of your fictitious assets. आपके जितने भी fictitious assets है, आप उसको नहीं ले सकते. fictitious assets कौन से assets होते हैं? जो बैलेंस शीट में अपीयर तो होते हैं, बट दे डोंट हैव एनी ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू. उनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती. अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट के असेट साइड पर यू राइट इट डाउन दिस, बट डोंट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू. सो fictitious assets. और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन. समझ में आया? एनी ऑफ योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या तो एनी फिक्टिशियस एसेट्स है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक. इसमें से आप क्या करोगे? ठीक है, अगर टेंजिबल ट्रेडिंग असेट्स, नाउ इन टेंजिबल ट्रेडिंग असेट्स में आपके क्या आ जाएंगे? ऑल योर फिक्स असेट्स विल बी देयर. ठीक है, देन इफ यू हैव एनी करंट असेट्स एज वेल, basically fixed assets plus add current assets, that also at the revised value, that is at the market value. तो tangible trading assets में सब आ जाता है, but for your understanding if you want you can just write it down over here कि मैं fixed assets के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. Add it up. Then after doing this, what you are going to do, you are going to subtract the liabilities. लेस असेट साइड अप्रोच, असेट से स्टार्ट किया और लेस क्या करेंगे हम? लेस करेंगे लायबिलिटीज. which are payable. You are going to subtract the liabilities. अब कौन कौन सी liabilities? नॉन करंट liabilities as well as all your current liabilities. like liability थर्ड पार्टी liabilities जो होगी, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, ऑल द नॉन करंट एज वेल एज द करंट liabilities will be subtracted. You want me to write down some of the examples over here? बहुत सारे, बट मैं आपको सिर्फ थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे रही हूँ. आई एम राइटिंग इट डाउन इन द शॉर्ट फॉर्म्स. हाँ, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, ओएस इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिबेंचर्स, फिर लोन्स अगर ली है तो लोन्स हो गए, एंड एक्सेट्रा. तो आफ्टर सबट्रैक्टिंग द लायबिलिटीज जो भी आपको मिलेगा, व्हाट विल बी दैट अमाउंट नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. एट दी एंड ऑफ द ईयर. तो आपने असेट साइड अप्रोच में क्या करोगे? यू स्टार्टेड विद द असेट or you added your current assets as well, subtract all your liabilities which have been payable, so you will be getting the capital employed at the year end. Now जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज डिसाइडेड, it's decided from where? It is decided from the balance sheet.
नाउ इट विल बी, एंड बैलेंस शीट आप कब बनाते हो, एक सर्टन डेट पर बनाते हो आप बैलेंस शीट. सो ये क्या कहते हैं कि अगर आप सर्टन डेट पर बनाते हो तो इट इज ऑलवेज बेटर टू अराइव एट अ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. आपको हमेशा क्या लेना चाहिए, एवरेज लेना चाहिए. फिर क्यों, क्योंकि ये आपको क्या देगा, ये आपको फेयर वैल्यू देगा ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज यू हैव, विच इज देयर ड्यूरिंग द ईयर. सो फॉर दिस पर्पज इन लोग क्या करते हैं ना, फॉर दिस एवरेज, तो व्हाट दे डू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. फॉर फाइंडिंग इट आउट द एवरेज, यू नो, ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड द कैपिटल. अब अगर मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, तो व्हाट आई डू, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2. समझ में आया. अगर सेम वे, अगर मुझे सपोज कुछ प्रॉफिट अर्न या ऐसा कुछ दिया है, तो व्हाट आई नीड टू बी डन. सो कुछ नहीं, आप ओपनिंग कैपिटल ले लोगे प्लस हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न कर दोगे, या तो क्लोजिंग कैपिटल लेना है तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस half of the profit which has been earned. So you, what you take here, you don't take the entire profit, here you take the half of the profit for arriving at the average capital employed. ठीक है, what you do, you take only the half of the profit, so less half of the profit earned during the year. We'll subtract that. After subtracting, whatever you will be getting will be your average capital employed. How you get the average capital employed. और हाफ क्यों करते हैं, कि हम सिर्फ हाफ, जो ओपिनियन है वो डिडक्शन वी टेक ओनली ऑफ द हाफ प्रॉफिट फॉर अराइविंग इट एट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ. नाउ सेम वे, जैसे हमने ये किया, सेट किया, वी हैव अ लायबिलिटी अप्रोच एज वेल. तो चलो इसमें ही साथ में ही मैं लायबिलिटी अप्रोच भी बता देती हूँ, सो दैट यू कैन डू द कंपैरिजन. लायबिलिटी साइड अप्रोच. Liability side approach, how, what you start with, you start with paid up capital. Paid up share, better you write down share capital, क्योंकि बिजनेस में क्या इन्वेस्ट का, ऑब्वियसली दे टेक अ शेयर, सो पेड अप शेयर कैपिटल विल बी टेकन. पेड अप शेयर कैपिटल मींस हियर इट कम्स टू बोथ, इक्विटी शेयर का कुछ अगर इंफॉर्मेशन दिया है या तो प्रेफरेंस शेयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है, तो दैट विल बी रिटर्न. In that paid up share capital, what you are going to do, you are going to add reserves. अगर आपके पास कोई रिजर्व्स है, surpluses है, अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स दिया है तो रिजर्व्स एंड द surpluses will be added. आफ्टर रिजर्व्स एंड जो भी लायबिलिटी साइड अपीयर हो रहा है ना, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. देन इफ यू हैव एनी ऑफ द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यू कर जब आप कर रहे थे, तो अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस आया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर हुआ तो ऐड, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो लेस. Will look good.
So any revaluation loss is there, so the revaluation loss needs to be subtracted. अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है, सॉरी, so that goodwill will be subtracted, less goodwill if appeared in the balance sheet. फिक्टिशियस असेट्स जो है, देखो यहाँ पर भी हम फिक्टिशियस असेट्स को तो लेते ही नहीं है. So if you have any of the fictitious assets over here, then you need to subtract it up. चलिए. So if you have any fictitious assets, subtract it up. Any non-trading assets. See, I will rather suggest कि अगर ये दोनों information आपके पास है ना, तो आप liability side के approach मत follow करना. You follow the this asset side approach only, and most of the cases में asset side approach is only follow. Because फिर यहाँ पर बहुत confuse हो जाओगे आपके कौन से fictitious assets, कौन से non fictitious assets हैं. So you will get confused over here. So it's I will better suggest you to take this asset side approach rather than taking a liability side approach. ठीक है. After subtracting this non-trading assets, अगर non-trading assets है तो you will be getting a trading capital employed. Again the same rule, less you have to subtract the half of the profit which has been earned during the year. तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. So this is the liability side approach, और ये वाला जो किया वो कौन सा अप्रोच है, एसेट साइड अप्रोच. इस क्लास समझ में आया. इसमें इसमें हम हाफ लेने का ये भी एक रीजन होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये पूरा प्रॉफिट हमने विड्रॉ नहीं किया, हाफ ऑफ द जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है वो ही हमने डिडक्ट किया है, अराइविंग एट अ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. पूरा प्रॉफिट हमने निकाला ही नहीं है बिजनेस में से, कि एंटायर प्रॉफिट इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, बट हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट शुड नॉट बी डिडक्टेड. ये सिर्फ एक याद रखना, रेस्ट तो एवरीथिंग इज सेम. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. और अगर एवरेज बोले और अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है ना, वो आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेना है, यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड. Okay, average needs to be taken at.